नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता आकार आईएएस के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत करता हूं। ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है एमपीएसआई का, और ये हमारा दूसरा डेमो है मेरा हिंदी का। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है? आपका भाषा का विकास। इस भाषा के विकास में हम देखेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा के अलग अलग टाइप हम देखेंगे। इसके अलावा यहां पर हम देखेंगे कि हिंदी भाषा जो है उसका नामकरण कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, कि आखिर हिंदी जो शब्द है वो क्या हिंदी का है या किसी अन्य भाषा का है। इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की जो हिंदी है या हिंदी जो भाषा है वो राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है या कोई और भाषा है, उस मुद्दे पर भी आज चर्चा करेंगे। तो इस YouTube श्रृंखला में दूसरा लेक्चर में हम क्या देखेंगे? भाषा का विकास। अब भाषा का विकास देखने से पहले हम यहां देखेंगे कि भाषा होती क्या है। तो भाषा के दो आधार हैं। एक आधार आपको मिलेगा संगठन के आधार पर और दूसरा आधार मिलेगा विस्तार के आधार पर। पॉइंट यह है कि संगठित कैसे होगी भाषा, और जब भाषा बन जाएगी तो उसका विस्तार कैसे होगा। संगठन में सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा का जो आरंभिक रूप मिलता है वो क्या मिलेगा आपको? ध्वनि। मतलब भाषा की जो शुरुआत मानी जाती है, भाषा का जो इनिशियल फैक्टर है वो क्या मिलेगा आपको? ध्वनि मिलेगा। मतलब भाषा की शुरुआत क्या होती है? ध्वनि से। इसका मतलब यह हुआ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी? आपकी ध्वनि। क्या होगी? ध्वनि होगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी। लेकिन याद रखना, ध्वनि कैसी इकाई होगी? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मौखिक इकाई होगी। कैसी इकाई होगी? मौखिक। अब जब हम इसी ध्वनि को लिख देंगे, इसी ध्वनि को जब लिखित रूप दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका वर्ण। मतलब ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? आपका वर्ण कहलाएगा। और वर्णों का जो समूह कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? शब्द। तो क्या हुआ? ध्वनि से क्या बना? वर्ण। वर्ण से क्या बना? शब्द। और शब्दों का सार्थक क्रम क्या कहलाएगा? आपका वाक्य। और जैसे ही वाक्य बनेगा वैसे ही क्या बन जाएगी? आपकी भाषा। इसका मतलब भाषा को बनाने के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं? तो सबसे पहले क्या होगा? ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या मिलेंगे? वर्ण। वर्ण से क्या बनेगी? आपकी शब्द। और शब्द से क्या बनेंगे? वाक्य। और वाक्य से क्या बन जाएगी? भाषा। तो ये भाषा का संगठन हो जाएगा। अब भाषा का जो संगठन हम देख रहे हैं, भाषा के संगठन में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा ध्वनि। ध्वनि के बाद हम देख रहे हैं वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषा। क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए यदि मैं अर्थ के सेंस में जाऊंगा, अर्थ के आधार पर जाऊंगा, तो वह आंसर क्या होगा? शब्द। क्या आंसर होगा? शब्द। तो ये जो क्रम है ये कहीं ना कहीं भाषा के विकास को भी बताता है कि भाषा बनी कैसे। अब जब हमारी भाषा बन जाएगी तो भाषा बनने के बाद उसका क्या होगा? एक्सपांशन होगा। उसका क्या होगा? विस्तार होगा। जब विस्तार होगा तो सबसे पहला जो एरिया होगा, सबसे छोटा जो एरिया होगा वो क्या होगा? बोली। मतलब एक सीमित क्षेत्र, एक सीमित स्थान में जो बोली जाती है भाषा की विधा, वो कौन सी होती है? बोली। जैसे कि एग्जाम्पल में बोलूं कि मालवा, तो मालवा में क्या बोली जाती है? आपकी बोली बोली जाती है, और उस बोली का नाम क्या है? मालवी। वहीं हम बघेलखंड में जाएंगे तो वहां बोली मिलेगी आपको बघेली, और वहीं हम बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां बोली क्या मिलेगी? बुंदेली। इसका मतलब विस्तार के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या होगी? बोली। और जब बोली, बहुत सारी बोलियां मिलकर एक वर्ग का निर्माण करेंगी, एक सेक्शन का निर्माण करेंगी, उस सेक्शन को हम कहेंगे उपभाषा। मैंने क्या बोला? सीमित क्षेत्र किसका होगा? बोली का। और बहुत सारी बोली जो हैं, बहुत अलग अलग जो बोलियां हैं आपकी, वो बोलियां जब मिल जाती हैं और एक ग्रुप जब बना लेती हैं, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उपभाषा। और जब बोली अपना स्तर ऊंचा कर लेती है, अर्थात अपना क्षेत्र बड़ा कर लेती है, उसमें जब साहित्य की रचना होने लगती है, तो वो बन जाती है क्या? विभाषा। तो उपभाषा क्या होता है, विभाषा क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर कभी। फिलहाल आप याद रखना, बोली, बोली के बाद क्या बनेगा? उपभाषा या विभाषा, और फाइनली जो बड़ा रूप होगा वो क्या होगा? भाषा। एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि भारत में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 18 बोलियों को 5 अलग अलग उपभाषाओं में रखा है। पश्चिमी हिंदी,
पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, यहीं पर आपकी उसके बाद आपको मिलेगा राजस्थानी हिंदी और लास्ट में मिलेगा पहाड़ी हिंदी। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और लास्ट में आपको क्या मिलेगी? पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं जिनको हमने 18 बोलियों में डिवाइड किया है, या हम कह सकते हैं कि इन 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं में क्या किया है? विभक्त किया है, जिनकी एक भाषा है हिंदी। तो भाषा को पढ़ने से पहले भाषा के ये 2 आधार देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि भाषा संगठित कैसे होती है और जब भाषा बन जाती है तो उसका विस्तार, उसका एक्सपांशन कैसे होता है। ठीक, इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे भाषा की कि भाषा होती क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाषा की डेफिनेशन बताई, अलग अलग भाषा की क्या बताई? परिभाषा। जैसे कि हम बात करें पंडित कामता प्रसाद गुरु, उम्मीद करता हूं ये नाम से आप भली भांति परिचित होंगे, हम इनके बारे में भी देखेंगे। इन्होंने क्या बोला कि भाषा वह साधन है, इन्होंने क्या बोला कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, अपने थॉट्स दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के समक्ष भली भांति प्रकट कर सकता है। तो भाषा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी हो गई। ये बात किसने बोली? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पंडित कामता प्रसाद गुरु का रोल क्या था हिंदी में। तो पहली बात तो इनका जो पीरियड था 1875 से 1947, तो इनका जन्म 1875 में हुआ था और इनका जो स्वर्गवास हो गया है वो कब हो गया? 1947 में। ये हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित व्याकरणविद है। इनका उल्लेख हमारी वर्णमाला में भी मिलता है, इनका उल्लेख समास में भी मिलता है, इनका उल्लेख रस और काव्य या साहित्य में भी मिलता है। तो हिंदी के ये एक बहुत बड़े जो है या फेमस जो है व्याकरणविद या हम कह सकते हैं साहित्यकार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? व्याकरणविद और साहित्यकार। इसी प्रकार से एक और जो है, एक आपको मिलेंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने भाषा के बारे में क्या बोला? इन्होंने बोला था कि जिन ध्वनि चिन्हों, ध्वनि चिन्ह मतलब स्वर और व्यंजन, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे कंप्लीटली, उसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई? वह भाषा या वह बात जिसके द्वारा हम अपनी बात जो है सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, विचार हम अपने दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा। इतना क्लियर है। अब मेन आता है कि भाषा की विशेषता क्या है। यह क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, एमपीएसआई में भी आता है, आप देखोगे एमपीपीएससी में भी आता है। एमपीएसआई में ऑप्शंस के साथ पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, भाषा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। एमपीपीएससी में आता है कि भाषा की कोई 3 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो यहां मुद्दा फिलहाल हमारा क्या है? एमपीएसआई। तो एमपीएसआई में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि इनमें से कौन सा कथन जो है भाषा से संबंधित है या भाषा की विशेषताओं को प्रकट करता है। तो पहली जो विशेषता है वो क्या लिखा है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति है। इसका मतलब यह हो गया कि भाषा आपको पैतृक तरीके से नहीं मिली है कि हमारे घर वालों को आती है, या कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको मिल जाएगी आपके परिवार के बाद, या आप कह सकते हो कि आपके पिताजी की संपत्ति नहीं है कि आपके पिताजी को आती है तो आपको भी आ जाएगी। आपको भी वो क्या करनी होगी? अर्जित करनी होगी, आपको भी वो सीखना पड़ेगी। तो याद रखना, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि कैसी है? अर्जित संपत्ति है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला, भाषा का जो अर्जन है, अर्जन का मतलब सीखना। भाषा कैसे सीखी जाती है? भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है। अनुकरण का मतलब होता है, जस्ट लाइक इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, फॉलो करना। भाई जिस तरीके का माहौल हमारे घर में होगा उसी तरीके की भाषा हम सीखेंगे। मान लो आपको पहले दिन से पानी को मम बोलना सिखाएं, मम मम, तो मम्मम मतलब आपको पता चलेगा कि पानी कोई ऐसी चीज है जिसको यहां पर क्या बोलते हैं? मम्मम। तो वो पानी को हमेशा क्या बोलेगा? मम्मम मम्मम बोलता रहेगा। लेकिन आप पहले दिन यदि उसको सिखा दो कि ये वाटर है, क्या है? वाटर, तो उसे मम्मम का कोई मतलब नहीं पता चलेगा, वो डायरेक्ट क्या बताएगा? वाटर।
तो जैसा आप सिखाओगे, जैसा आप बताओगे, वैसी भाषा सामने वाला क्या करेगा, सीख लेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ठीक। अगला, भाषा का स्वरूप। भाषा होती कैसे है, भाषा दिखती कैसे है? तो भाषा का स्वरूप दो होता है। एक होता है ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक मतलब जिसको सुन सकते हैं या जिसको बोल सकते हैं, और एक होता है प्रतीकात्मक मतलब जिसको पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो कोई भी भाषा होगी वो ध्वन्यात्मक भी होगी और प्रतीकात्मक भी होगी। तो ये तीन विशेषताएं प्रमुख हो गई। मान लो एमपीपीएससी में यदि पूछा जाए तो ये तीन लिख दो। एमपीपीएससी में एक ऑप्शन, एमपीएसआई में एक ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि भाषा की विशेषताएं ये मुख्य तीन है। अगला देखना, भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाई पर्टिकुलर किसी एक विशेष वर्ग का इस पर हस्तक्षेप नहीं है या एक विशेष वर्ग का इसका अधिकार नहीं है। मतलब भाषा सभी के लिए क्या है, कॉमन, जिसकी मर्जी हो सीखे, आराम से उसको पढ़े। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उच्च वर्ग के पास है या निम्न वर्ग के पास है। भाषा एक क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक सामाजिक संपत्ति है। अगला पॉइंट है कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील का मतलब होता है कि यहां पर जब क्षेत्र बदल जाते हैं तो भाषाएं भी बदल जाएंगी, स्वाभाविक सी बात है। जब हम मान लो हम भारत में रह रहे हैं तो हमारी भाषा क्या हो गई, हिंदी, लेकिन हम यदि 2-4 साल अमेरिका चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो हो सकता है आपकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो जाए या अमेरिकन इंग्लिश हो जाए। तो भाषा क्या हो गई, परिवर्तनशील है, भाषा को बदला जा सकता है, बिल्कुल। अगला, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम होती है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन करना। तो भाषा किसका माध्यम है, कम्युनिकेशन का है। आप इसे कह सकते हैं संप्रेषण का मुद्दा है ये। किसका है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो याद रखना भाषा किसके लिए काम आती है, कम्युनिकेट करने के लिए काम आती है। एक विचार जो है दूसरों के समक्ष प्रकट करने के लिए काम आती है। क्लियर इतना? भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। मतलब जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, शब्दों की कमी होती है, और जैसे जैसे हम उसको सीखते जाते हैं भाषा का हर प्रकार जो है वो क्या होने लगता है, सरल। तो मुख्यतः जितनी भी बातें मैंने बोली वो क्या थी, सबसे पहले हमने क्या देखा, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि भाषा का स्वरूप ध्वन्यात्मक एवं प्रतीकात्मक होता है। इसके अतिरिक्त भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। तो ये जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं से एमपीएसआई में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप चाहो तो पुराने पेपर्स भी देख लेना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कई लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैला रखी हैं कि भाषा के विकास से एमपीएसआई या वनडे में एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भाषा से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हिंदी एक भाषा है और उसका आधार ये वाला टॉपिक है। मतलब किसी भी भाषा को शुरू करने से पहले उसके बारे में बताना ही तो उसका आधार है। तो मुझे लगता है हिंदी का पहला टॉपिक क्या है आपका, भाषा का विकास। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भाषा बनी कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब हम यहां पर लिखा हुआ है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुआ इसका। क्या हिंदी भाषा की उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई? यदि हिंदुस्तान में हुई तो क्या यहां के लोगों ने इसे हिंदी बोला या बाहर के लोगों ने इसे हिंदी बोला? इसके पीछे एक कहानी है। हुआ यह था कि हमारे, यदि हम इतिहास में जाएंगे तो इतिहास को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है प्राचीन, एक है आपका मध्यकालीन और एक है आपका आधुनिक। आपने देखा होगा ये जो 3 काल अलग अलग डिवाइड हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं भाषा का आधार पर हुए हैं। अब हुआ यह था कि जो प्राचीन भारत है उसको भी 3 अलग अलग कालों में डिवाइड कर दिया गया। एक प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक का मतलब होता है कि वो काल जिसमें कुछ भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरा काल मिलता है आद्य ऐतिहासिक, इसमें सभ्यता का जन्म हुआ जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इस सभ्यता में भाषा भी थी, लेकिन वो उस भाषा के लिखित रूप को हमने पढ़ा नहीं। मतलब एक ऐसी लिपि है यहां पर जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया। उस लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। क्या नाम है उसका? भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। उसे आज तक नहीं पढ़ा। तो ये दोनों काल हमारे मतलब के नहीं है।
उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। अब आपने इतिहास में देखा होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके लिए अलग अलग जो है अलग अलग लोगों ने बताया कि इसके पतन के कारण क्या है। एक पतन का कारण था बाढ़ आना या नेचुरल कॉज, जलवायु परिवर्तन। दूसरा कारण यहां पर बताया जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? आर्यों का। तो हमें यहां देखना है कि आर्यों के आक्रमण के बाद क्या चेंजेस आते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था आपका 1750 बीसी के बाद। क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो समय रहता है वो रहता है सिंधु घाटी सभ्यता का, और उसके बाद शुरू होता है हमारे भारत में वैदिक काल। किसकी शुरुआत होती है? वैदिक काल की, वैदिक पीरियड की। तो उस वैदिक काल से ही हमारे भारत में भाषा की शुरुआत होती है, और जिस भाषा की शुरुआत होती है वो है संस्कृत। अब कई लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत भारत में आर्यों के आने के कारण हुई है, इसीलिए भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब आर्यों से निकलती हैं। तो जब भी भाषा की डेवलपमेंट की बात आती है, भाषा की उत्पत्ति की बात आती है, तो सबसे पहले नाम जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है आर्यों का। इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आप याद रखना शुरुआत में वो आर्य भाषा किसके रूप में आई थी? तो संस्कृत के रूप में, ठीक है। देखिए भारत एक प्राचीन देश है, सब जानते हैं। यहां के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाओं से परिचित हुए हैं, बोलते आए हैं, लिखते आए हैं। संस्कृत इस देश की, देखो मुद्दा क्या था? संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनि या विद्वानों या कवियों ने किया, अपनी रचनाओं में किया, अपने काव्य में किया या अपने ग्रंथों में किया, ठीक है। इसीलिए संस्कृत पहली भाषा थी। समय क्या था? आर्यन पीरियड के टाइम पर। इसीलिए संस्कृत को जो है आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है एमपीएसआई में कि संस्कृत को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है संस्कृत के अन्य नाम क्या हैं? तो आर्य भाषा भी है और देव भाषा भी है। देव भाषा क्यों है? क्योंकि देवी देवताओं से जितने भी शास्त्र या ग्रंथ हैं जिनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद, इन सब में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो संस्कृत का, ठीक है। तो याद रहेगा आपको संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। वजह क्या है आर्य भाषा की? क्योंकि आर्य हमारे भारत में आए थे सेंट्रल एशिया या हम कह सकते हैं मध्य एशिया से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब भाषा जो है मैंने क्या बोली आपको, किस नाम से जानी जाएगी? आर्य भाषा के नाम से। लेकिन इस आर्य भाषा का जो टाइम पीरियड है वो उसको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया। एक डिवाइड हो गया प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा हो गया मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा हो गया आपका आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था ये हमें देखना है। ये टाइम पीरियड अलग हुआ तो क्यों हुआ, और इसके बाद का सिस्टम है वो क्या है, इन चीजों पर हम फोकस करेंगे। तो पहला क्या है आपका प्राचीन आर्य भाषा, और इसका जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1500 से बीसी से लेकर 500 बीसी। 500 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। तो यहां पर 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी का जो काल है वो माना जाता है प्राचीन आर्य भाषा काल। और उस प्राचीन आर्य भाषा काल में आपको बता दूं, इस काल में एक काल और मानते हैं जिसे हम कहते हैं वैदिक काल। क्या बोलते हैं उसे? वैदिक काल। तो आप जब इतिहास पढ़ते हो तो आपने देखा होगा वैदिक काल है, और वैदिक काल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड इतिहास में रहता है वो रहता है 1500 से लेकर 1000 बीसी, और वहीं पर जो उत्तर वैदिक काल है उसका काल रहता है 1000 से लगभग 600 बीसी। ऋग्वेदिक काल का मतलब है संस्कृत, उस टाइम पर जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। और उत्तर वैदिक काल का मतलब है लौकिक संस्कृत। भाषा की हम बात करेंगे तो ऋग्वेदिक काल में वेदों का निर्माण हुआ। ऋग्वेदिक काल में किसका निर्माण हुआ? वेदों का। तो हम कह सकते हैं कि 1500 से लेकर 1000 बीसी के टाइम पर जिस भाषा का भारत में जन्म हुआ था वो जन्म था संस्कृत का। और संस्कृत का आसान रूप या परिवर्तित रूप हम कह सकते हैं तो वो हुआ लौकिक संस्कृत। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों की रचना हुई, महाकाव्यों की रचना हुई, और उस महाकाव्य में दो महाकाव्य थे, एक था आपका महाभारत और एक था आपका रामायण, जिसमें से सबसे पुराना जो माना जाता है वो माना जाता है रामायण को।
ठीक है, क्योंकि ये सबसे पुराना है और रामायण के बाद क्या मिलेगी हमको? महाभारत। इसीलिए आपने देखा होगा रामायण को कहा जाता है आदि महाकाव्य। तो कोई आपसे पूछे कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई, तो आंसर होगा वाल्मीकि, और महाभारत किसके द्वारा लिखी गई, तो आंसर होगा यहां पर वेद व्यास। अब जो रामायण लिखी गई थी उनकी भाषा क्या थी, या महाभारत लिखी गई थी उसकी भाषा क्या थी, तो याद रखना संस्कृत ना होते हुए लौकिक संस्कृत। यदि ऑप्शन में संस्कृत मिलता है और ऑप्शन में लौकिक संस्कृत भी मिलता है तो हम आंसर लगाएंगे वहां पर संस्कृत, याद रखना, ठीक है। तो रामायण महाभारत आपको मिलेंगे लौकिक संस्कृत में, वेद मिलेंगे हमको संस्कृत में। 4 वेद हो गए। तो यहां से काल जो हो गया, एक हो गया वैदिक संस्कृत और एक हो गया लौकिक संस्कृत। ये क्लियर है आपको? अब आपको पता है कि जब उत्तर वैदिक काल था तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? कर्मकांड बढ़ गए, बहुत सारे आडंबर बढ़ गए, महिलाओं की स्थिति खराब हुई, और इन सब चीजों को देखते हुए आगे चलकर एक नया धर्म उद्भव हुआ। इतिहास गवाह है कि जब जब हमारा समाज कुरीतियों की ओर बढ़ा है, एक नए समाज ने जन्म लिया है, और उसके बाद एक 2 धर्म आपको मिलते हैं। एक मिलता है बौद्ध धर्म और एक मिलता है आपको जैन धर्म। और जब धर्म परिवर्तित होते हैं तो इतिहास गवाह है भाषा में भी परिवर्तन होता है। तो अब जो टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 1500 से लेकर 1000 ईस्वी। 1500 मतलब बौद्ध धर्म से शुरुआत होगी और इसकी समाप्ति होगी राजपूत डायनेस्टी पर, क्योंकि राजपूत जो काल माना जाता है वो माना जाता है 800 से लेकर 1200 बीसी, सॉरी एडी, ठीक है, क्या होगा? एडी। 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें अलग अलग चीजें मिलेंगी। जब गौतम बुद्ध आएंगे तो उस काल को बोलेंगे पाली भाषा वाला काल। तो पाली का जो काल रहेगा वो रहेगा 500 से लेकर 1 ईस्वी तक, और प्राकृत मतलब जैन धर्म का जो काल रहेगा वो रहेगा 1 ईस्वी से लेकर 500 तक। और उसके बाद ये जो परिवर्तित हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपभ्रंश और अभट्ट में, मतलब प्राकृत का जो विकसित रूप है वो मिलेगा अपभ्रंश। तो जो क्रम मिलेगा वो कैसा मिल रहा है? संस्कृत, संस्कृत के बाद क्या आई हमारी? पाली, सॉरी, संस्कृत के बाद क्या आई? लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद क्या मिला? पाली, पाली के बाद क्या मिला? प्राकृत, प्राकृत के बाद क्या मिला? अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या मिला? अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद हमारी क्या मिलेगी? हिंदी। तो ये एक भाषा का विकास हो गया, भाषा का विकास क्रम हो गया कि सबसे पहले संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। ये क्वेश्चन भी आता है भाई। तो ये 3 अलग अलग काल डिवाइड हो जाएंगे। फिर जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा तो फिर हमारे देश में क्या होगा? एक मुस्लिमों का आक्रमण हो जाएगा। मुस्लिमों के आक्रमण के बाद इनका शासन यहां हो जाता है, और मैं आपको बता दूं 1206 ईस्वी के बाद यहां पर एक गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। और जब गुलाम वंश की स्थापना होती है तो फिर भाषाएं बदलेंगी और भाषाओं के क्रम क्रमशः ऐसे हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब 18वीं शताब्दी में आते हैं, लाइक आधुनिक हिंदी का जो काल होता है, वह भाषा के और भी रूप निखर कर सामने आते हैं। तो ये भाषा का क्या है? एक क्रम है कि प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। यह पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे पहली भाषा या आदि जननी भाषा कौन सी है, तो आंसर होगा संस्कृत। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो आंसर होगा संस्कृत। यदि उसमें अपभ्रंश ऑप्शन में है तो फिर होगा अपभ्रंश। ऑप्शंस का खेल है। एमपीएसआई में या वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल है किसका? ऑप्शंस का। क्लियर इतना सब कुछ? थोड़ा सा लेंदी जरूर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यदि हम इतिहास से जोड़कर चलेंगे, हिस्ट्री से इसको जोड़कर चलेंगे तो हर चीज क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ। भाई अभी तक हमने क्या कर दिया? टाइम डिवाइड कर दिया, काल अलग अलग कर दिए। अब बात करेंगे कि इस हिंदी भाषा का नामकरण कैसे होगा। ठीक है, तो नामकरण की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, बड़ी अचंभे की बात है। ये तीनों ही शब्द जो हैं वो हम भारतीयों के द्वारा दिए गए नहीं हैं। ये शब्द संस्कृत के नहीं है बल्कि किसके हैं? फारसी के। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो प्यारे दोस्तों याद रखना ये किस भाषा का शब्द है? फारसी का। क्यों? क्योंकि वहां के लोग सा को क्या बोलते थे?
हा बोलते थे और सिंधी से, या हम कह सकते हैं सिंधु से बन गया हमारा क्या, हिंदू, और सिंधी से बन गया हमारे क्या, हिंदी, और उसका क्षेत्र जो कहलाया वो क्या कहलाया, हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये इसकी भी एक कहानी है। तो याद रखना, हमारे देश में जो आर्य आए थे या ईरानी जो आए थे वो कहां से आए थे, तो आप याद रखना किधर से आए थे, देखो आर्य आए थे, उसी रास्ते से कौन आए थे आगे चलकर, ईरानी। ईरानी जब आए थे तो वो था उत्तर पश्चिमी भारत, कौन सा एरिया था, उत्तर पश्चिमी भारत, मतलब पाकिस्तान से होते हुए सिंध नदी क्रॉस करते हुए। तो हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ, पर उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने। मतलब ये बात तो वही हो गई कि बच्चा हमारे घर में जन्मे और उसका नाम कौन रखे, पड़ोसी। बच्चा किसके घर में जन्म रहा है, हमारे घर में, और साला उसका नामकरण कौन कर रहा है, पड़ोसी। तो हिंदी की उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन इसका नामकरण करने का श्रेय किसको जाता है, ईरानियों को, या जो बाहर से जो मुसलमान आए थे या जो भारत के मुसलमान थे उनके द्वारा। ठीक है, ये क्लियर याद रखना। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना फारसी भाषा का, और याद रखना इसका नामकरण किसने किया, तो याद रखना ईरानियों और भारतीय मुसलमानों ने किया। ये चीजों को जानिए आप, जरूरी नहीं है कि आप एमपीएसआई के लिए जाने, एक दैनिक विकास के लिए भी आप इन चीजों को देख सकते हो। तो आप जितना हो सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ये मेरी आदत है कमेंट वमेंट करवाने की। ठीक है, तो याद रखना मैंने क्या बोला था, यह बात तो ऐसी हुई कि बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण कौन करे, हमारे पड़ोसी। अब इस बात का जो प्रमाण है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये ईरान के लोगों ने बोला, ये भारतीय मुसलमानों ने बोला, इस बात का प्रमाण मिलता है ईरानी धर्मग्रंथ अवेस्ता में। कहां मिलता है, ईरानी धर्मग्रंथ अवेस्ता में, क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, उसमें हिंदी शब्द का जिक्र ही नहीं है। वहां केवल एक भाषा है जिसका नाम है संस्कृत। तो हिंदी शब्द का जिक्र यदि कहीं मिलता है तो वो मिलता है ईरानी धर्मग्रंथ अवेस्ता में। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी की जो उत्पत्ति है, जो नामकरण है, वो किससे हुआ है, ईरानियों से। किससे हुआ है, ईरानियों से। आगे हम देखते हैं, जबकि हम बात करेंगे एक ग्रंथ और है या एक किताब और है जिसका नाम है जबान हिंदी। जबान हिंदी शब्द का प्रयोग मध्यकालीन में फारसी और अरबी साहित्य में किया गया। मतलब पर्शियन कल्चर जो है वो हिंदी को फॉलो कर रहा है, और एक हम है कि हमको कुछ पता ही नहीं है। आगे चलकर दक्षिण के 16वीं शताब्दी, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी थी, जो मुसलमान आपके साउथ इंडिया में सेटल हो गए थे, उन्होंने हिंदी का एक परिवर्तित रूप रखा और उसका नाम कर दिया क्या, उसका नाम कर दिया दक्कनी हिंदी। क्या नाम कर दिया, दक्कनी हिंदी। ठीक है, तो दक्कन तक ले गए और दक्कन में उसका नाम क्या हो गया, दक्कनी हिंदी। तो आप देखेंगे दक्कनी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण में 16वीं 17वीं शताब्दी के मुस्लिम कवियों ने भी हिंदी शब्द का खूब प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रयोग किया, और खड़ी बोली का शुरुआत में प्रयोग किया था उस व्यक्ति का नाम ही था अमीर खुसरो, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। 17वीं शताब्दी में दक्कन के सुप्रसिद्ध कवि, भाई दक्कन की बात कर रहा था मैं, मुल्ला वजही ने अपने सब रस की भूमिका में हिंदी का ही प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं हिंदी का प्रयोग हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने भी किया था। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी का जो नामकरण है हिंदुओं ने न रखते हुए किसने किया, मुसलमानों ने या ईरानियों ने। ठीक है, इस बात से कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ है हमारे इतिहास में दर्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई हिंदी की बात, हिंदी बन गई, हिंदी क्या थी, हिंदी कहां से कहां तक चली गई, ये सारा विकास हमने देखा। अब बात करेंगे हम भाषा की दो रूप में, एक राजभाषा और एक राष्ट्रभाषा। मेन मुद्दे पर आते हैं। तो राजभाषा का जो इंग्लिश मतलब होता है उसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो आपका राष्ट्रभाषा है इसे इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल लैंग्वेज। क्या कहा जाता है, नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, अब ऑफिशियल का मतलब ही होता है सरकारी, या मैं कह सकता हूं शासकीय, या फिर हम कह सकते हैं कि वह भाषा जो राजकाज में यूज की जाती हो। अब राजकाज में कर रहे हो तो राजकाज में कर रहे हो मतलब सरकार में कर रहे हो, क्योंकि राज किसका है, यहां पर सरकार का है। तो वह भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है उसे उस देश की क्या कहते हैं, राजभाषा। जबकि जिस देश के नागरिक जिस किसी एक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। अब बात आती है कि ये जो हिंदी जो है वो हिंदी आपकी क्या राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है।
क्या यह राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, और यदि वो राष्ट्रभाषा है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और जब अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं प्यारे दोस्तों, तो यहां पर आप मुझे बताइए, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती है? तो जो किताबों में कई बार लिखा होता है वो गलत लिखा होता है। संवैधानिक रूप से हिंदी राजभाषा है, हालांकि इसके लिए बहुत सारी कंडीशन हुई थी, बहुत सारी उलझनें हुई थी। 14 सितंबर का वो दिन था, 14 सितंबर 1949, जिस दिन संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। लेकिन उससे पहले बहुत विद्रोह हुआ, कई लोगों ने कुछ अलग अलग बातें बोली। संविधान सभा में बोला कि हिंदी को राष्ट्रभाषा तो नहीं रख सकते, राजभाषा भी कैसे रख लें, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, फिर सरकारी कामकाज कैसे हम हिंदी में कर लेंगे। तो इस बात को निपटाने के लिए क्या किया कि 1965 तक, मतलब 1949 में, 14 सितंबर 1949 में फाइनली ये डिसाइड हो गया कि हिंदी को राजभाषा रखेंगे, और साथ में ये भी कह दिया कि 26 जनवरी 1950 को उसको लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद यह भी बोला था कि केवल और केवल कितने साल के लिए होगा? 15 साल के लिए। क्या यहां पर यह बोला था कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी हम जारी रखेंगे। लेकिन कब तक? 15 साल तक। मतलब शुरुआत में जिन राज्यों को कठिनाई हो रही है वो हिंदी की जगह अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हिंदी राजभाषा तो रहेगी। इसके लिए संविधान में भाग 17 में जगह दी गई है। और यदि कोई आपसे आर्टिकल पूछे तो याद रखना, आर्टिकल आपको मिलेगा 343 से लेकर 351 तक। हालांकि 2 आर्टिकल और मिलेंगे, 120 और आर्टिकल 210, इनमें भी भाषा से संबंधित प्रावधान है। इस पर चर्चा हम अगले सीरीज में करेंगे, अगले लेक्चर में डेफिनेटली मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, बीच में आधी बातें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो यहां पर राजभाषा का मतलब क्या हो गया? वह भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है, और राष्ट्रभाषा का मतलब जिस भाषा में देश के लोग आपस में क्या करते हैं? विचार विनिमय करते हैं। क्लियर इतना? 14 सितंबर को क्या हुआ? 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया। साथ में यह भी बोल दिया गया कि शुरू के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, मतलब 1965 के बाद अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। लेकिन कैसा ऐसा हुआ? नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो अंग्रेजी को कंटिन्यू करने के लिए समय समय पर क्या लाए गए? संविधान संशोधन लाए गए, जिसके बारे में हम चर्चा फिर कभी करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहां पर यह देख लें कि जो राजभाषा है, राजभाषा को कब अपनाया? 1949 में। और राजभाषाओं को राजाओं और नवाबों के समय क्या कहा जाता था? दरबारी भाषा। इसके अलावा एक पॉइंट और आप याद रखना कि जो राजभाषा बनाने का प्रस्ताव हिंदी को दिया था वो किसने दिया था? तो याद रखना, यह दिया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। किसने दिया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। गोपाल स्वामी अयंगर ने। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा और उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। ये व्यक्ति संविधान सभा के एक अहम सदस्य भी थे। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया? तो आंसर होगा गोपाल स्वामी अयंगर। कब आया? तो आंसर होगा 14 सितंबर। लागू कब हुआ? तो याद रखना 26 जनवरी 1950। शुरू के कितना वर्ष के लिए थे? तो याद रखना कितने वर्ष के लिए था? 15 वर्ष के लिए था। इसके अलावा यदि कोई आपसे पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो याद रखना 14 सितंबर। इसके अलावा एक डेट और है जिसका नाम है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को मनाते हैं हम विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में सम्मिलित हुआ था, कंप्लीट हुआ था। कब? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हिंदी सम्मेलन क्या हुआ था? आयोजित हुआ था। उसी की याद में 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि 10 जनवरी से हम क्या मनाएंगे? अब विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। तो याद रखना 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, ये एक छोटी सी समरी थी भाषा के बारे में, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पर हमने चर्चा भी कर ली है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि सब कुछ ठीक था तो आप वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, और उम्मीद करता हूं आप इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। और भी लेक्चर हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं लगातार। मध्य प्रदेश का लेक्चर अपलोड कर दिया जाता है, अंग्रेजी का आपको लेक्चर मिल रहा है, हिस्ट्री का लेक्चर मिल रहा है, मैथ्स का लेक्चर मिल रहा है।
ठीक है, तो बस आप ऐसे ही देखते रहें, मुस्कुराते रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले सेक्शन में हम मिलेंगे इसी की श्रृंखला के आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।